हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का जर्नल पेपर का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने इसके 6 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर जिसने नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। जर्नल पेपर क्योंकि आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है तो सभी के लिए ये कंपलसरी पेपर रहेगा। इसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चंस आएंगे। ये पूरा 50 मार्क्स का होगा। इसमें हम पूरे ये 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे इसके बाद केवल ये 3 सेट और रह जाएंगे, इन्हें भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 1 2 3 इस टाइप से स्टेटमेंट दिए होते हैं, वो हमेशा उससे ही पूछे जाते हैं जो करंट वाला सेक्शन होता है हमारा, कि करंट में जो भी चल रहा होगा ना, उससे रिलेटेड के हमें 3 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रू है या कौन सा नहीं है, इस टाइप से। तो ये जो हुई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसके से रिलेटेड हमें बताना है कि क्या ट्रू है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यह ट्रॉफी भारत ने 3-1 से जीती है। तो ये जो ट्रॉफी है वो भारत ने तो जीती है, वो 2-1 से जीती है, ना कि 3-1 से। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है, ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है कि जो इसका अंतिम मैच था उसमें कप्तान जो थे, कैप्टन, वो अजिंक्य रहाणे थे। इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला एम्पायर कैलरी पोलोसोक ने ग्राउंड एम्पायरिंग की भूमिका निभाई। ये भी ठीक है कि जो इसका थर्ड टेस्ट मैच हुआ था उसमें एम्पायर जो थी वो वुमेन थी, कैलरी पोलोसोक। तो इसमें फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2 एंड 3। अब ये कि ये जो हुआ था, ये मैच किस किस के बीच में हुआ था। इंडिया का तो हमें पता ही चल गया कि इंडिया जीती थी, और किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का। पूरे 4 टेस्ट मैच हुए थे जिसमें इंडिया 2-1 से जीती थी। और ये जो ट्रॉफी है ये खेले कब किया था? ये 17 दिसंबर से 2020 से लेकर, देखिए सबसे ज़्यादा जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। तो 17 दिसंबर 2020 से लेकर 19 जनवरी 2021 तक ये हुआ था, ठीक है। और जो फोर्थ लास्ट मैच था उसमें अब बता ही दिया कि अजिंक्य रहाणे ने इसमें कैप्टन रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2021 में जकार्ता में एशियन सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जनवरी का हो गया। इसमें जकार्ता में जो एशियन सचिवालय है उसमें भारत का जो अगला राजदूत है उसमें किसे शामिल किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये जयंत एन खोबरा गड़े, आंसर होगा ऑप्शन डी। और इन्हें किस दिन चुना गया था? 21 जनवरी, जनवरी तो हमें दिया ही हुआ है, 21 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं। तो राज्यसभा के जो उपसभापति चुने गए हैं, मीन्स डिप्टी स्पीकर, वो चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। और हमेशा जो राज्यसभा का सभापति होता है, मीन्स राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, वो कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इसमें पूछा उपसभापति कौन है, तो उपसभापति हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन की औसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप में किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाया है। तो ये है कि जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसका बढ़ाया गया है, कौन सी उत्पादन फसल है जिसका बढ़ाया गया है, तो वो है कोपरा। तो कोपरा का बढ़ाया गया है, ये हमें याद रखना है। और कितना गुना? 1.5 गुना। नेक्स्ट है, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलाए जाने के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो कोविड-19 जो, हमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कोविड से रिलेटेड। अब यह है कि जो उसका टीकाकरण, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, उसकी स्टार्टिंग किस दिन हुई थी। इसमें दिया गया है 15 जनवरी 2021, जबकि ये गलत है। अब यही हमें ये है कि ये तो सबको पता है कि जनवरी में स्टार्ट हुई थी, और डेट भी इन्होंने बिल्कुल पास की दी है, जबकि स्टार्ट हुई थी 16 जनवरी को, ना कि 15 जनवरी को। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी। तो फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया। टीकाकरण के दौरान कोविडशील्ड और कोवैक्सीन में किसी एक टीके का डोज दिया जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है कि इसमें दोनों को एक साथ कोविडशील्ड या कोवैक्सीन थी और इसमें से कोई भी एक टीका हमें लगवाना है, वैक्सीन लगवानी है जिसकी 2 डोज लगेंगी। तो सेकंड हमारा ठीक है। थर्ड है, टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट चरण में किसको लगाए गए थे, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को। तो हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड और थर्ड ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में बताना है कौन कौन सा सही है। तो CMS-01 ये एक संचार उपग्रह मीन्स कम्युनिकेशन उप सैटेलाइट है, बिल्कुल ठीक है। इसका प्रक्षेपण PSLV-50 यान ने किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस उपग्रह को भू समतल अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी ठीक है। तो हमारे इसमें तीनों ही इससे रिलेटेड ठीक हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, ब्राजील के गणितज्ञ मीन्स ब्राजील के जो मैथमेटिशियन है डॉक्टर कैरोलिना अरोजो को वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जो ये ब्राज़ील के हैं, एक तो ये याद रखना है, इनका नेम भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर कैरोलिना अरोजो। इन्हें 2020 का जो यंग मैथमेटिशियन है उसका रामानुजन पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार देता कौन है? ये पुरस्कार देता है भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ये किसान रेल से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली किसान रेल को शुरू किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच में किया जा रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है। ये चलाई जा रही है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, क्योंकि इसमें ये दोनों ही नेम याद रखने हैं। या तो डायरेक्ट ये दे सकते हैं देवलाली से दानापुर, या ये भी दे सकते हैं महाराष्ट्र से बिहार, इसके स्टेट भी दे सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी। तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56 स्थापना दिवस मनाया है। तो उसके रिलेटेड हमें देखना है कौन से कथन सत्य हैं। सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF बॉर्डर सेफ्टी फोर्स पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। तो ये जो है इसमें दे रखा है पाकिस्तान और चीन, जबकि पाकिस्तान और क्या है? बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं आता, किसके मंत्रालय में आता है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर। इस बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। यही है बिल्कुल ठीक कि इसका जो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया? तो कौन सी देश की अब जो 7th सेंसस स्टार्ट हुई है तो वो हुई है चीन की। चीन की इससे पहले 6 सेंसस कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट हुई थी उसकी 2010 में, जब वहाँ की जनगणना थी, जनसंख्या पूरी 33 करोड़ थी, और अब इसकी 7वीं जनगणना स्टार्ट हो गई है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक के जो प्रधान शिलालेख हैं उनमें सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो है 13वां शिलालेख। इसमें किसका वर्णन मिलता है? जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग वॉर, उसके बारे में 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये फेमस बुक है, इसकी किताब के लेखक है कालिदास। और कालिदास की एक और भी पूछ सकते हैं, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों ही कालिदास जी की हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो जो सिकंदर लोदी का शासनकाल था वो था 1489 से 1517 ईस्वी तक, और ये बहलूल लोदी का पुत्र था, ये भी याद रखना है। और इसका जो मूल नाम था वो क्या था? निज़ाम खां। और इसे सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, एक तो ये पता चल गया कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में।
1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां पर ही उनकी रंगून में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दी गई है ये बुक्स और ये मुगल शासक। बाबरनामा बिल्कुल ठीक है, बाबरनामा बाबर ने ही लिखी थी। ये भी पूछ लेते हैं कि किस किसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। तो एक तो बाबर थी, क्योंकि उन्होंने बाबरनामा लिखी थी। एक थी तुजुकी जहांगीरी, जिसने जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद ताहिर ने लिखी थी। लेकिन जो ये है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी थी, क्योंकि उसने अपनी नहीं लिखी थी। अपनी आत्मकथा तो केवल बाबर और जहांगीर ने ही लिखी है। हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, उसकी बहन। गुलबदन, ये याद रखना है, गुलबदन बेगम। तो आंसर इसमें यही पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। तो ब्रिटिश शासन को भारत से हटाने के लिए फ्रांसीसियों की मदद की थी टीपू सुल्तान ने। ये कहाँ का शासक था, मैसूर का। ये याद रखना है, पूछ लेते हैं कि मैसूर का शासक कौन था, टीपू सुल्तान। कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो जो अवध के कृषक आंदोलन का नेता था वो थे बाबा रामचंद्र। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल शुरू की थी। बंगाल का विभाजन, एक तो ये पता चल गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ब्रिटिश वायसराय किसने किया था, कौन थे उस टाइम पे वायसराय जो थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही, इनके टाइम पे हुआ था बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है, ये बुक ज़्यादातर पूछी जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी है, यंग इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल, मतलब भारतीय वो संघर्ष। प्राचीनतम वेद कौन सा है, प्राचीनतम मीन सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि थे उन्हें बोला जाता था होर्थ। ये भी पूछ सकते हैं कि होर्थ किसे बोला जाता था, जो ऋग्वेद के टाइम के ऋषि थे उनको बोला जाता था। ये सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान को मानते थे। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, ये लगती हैं 7 देशों से। अब इसमें तो सिंपली पूछ लिया गया कि कितने देश से लगती हैं। ये भी पूछ सकते थे कि इनमें से कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे नहीं लगती हैं या लगती हैं, इस टाइप का। तो ये जो पूरे 7 देश हैं, इन्हें याद करने की मैंने कल ही एक ट्रिक अपलोड किया, तो आप उसको ज़रूर विजिट कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। और वो पूरे जो 7 देश हैं उनको आप इजीली याद कैसे रख सकते हैं, तो उससे याद रख लेंगे तो एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही ईजी रहेगा। एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन से देश हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये हैं पूरे 7 देश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में देखनी है हमें कौन सी झील स्थित है, वो है लोकटक झील। ये ताजे पानी की एक काफ़ी बड़ी झील है, मतलब सबसे बड़ी तो नहीं है लेकिन बड़ी झीलों में से सब ये काउंट की जाती है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। और मणिपुर की राजधानी क्या है, ये याद रखना है, इम्फाल। नदी के प्रवाह को नापने के लिए किसका उपयोग होता है। तो जो नदी का प्रवाह नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, क्यूसेक मीटर से। क्यूसेक मीटर का यूज़ किया जाता है नदी का प्रवाह नापने के लिए। अब ये है ब्यूफोर्ट स्केल। इसका क्या यूज़ किया जाता है, जब समुद्र जो होता है उसमें एयर की जो स्पीड देखी जाती है वो ब्यूफोर्ट स्केल से देखी जाती है। रिक्टर स्केल सबको पता है, अर्थक्वेक भूकंप की तीव्रता देखने के लिए। एनीमोमीटर, हवा की गति, एयर की गति नापी जाती है पृथ्वी तल से। अब ब्यूफोर्ट स्केल में भी एयर की गति नापी जाती है हवा की, लेकिन वो समुद्र में, और एनीमोमीटर में पृथ्वी तल से। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरणीय संसाधन है। भारत का कितना भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो वनखंड फॉरेस्ट है वो एक मतलब इको फ्रेंडली होता है। अब ये पूछा है कि कितना भूक्षेत्र है जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो है 25%। अब ये ऑप्शंस के थ्रू है, वैसे तो अब 27 के अराउंड हो गया है, लेकिन ऑप्शन के में जो दे रखा है 33, तो क्योंकि ज़्यादा ही हो गया, इतना तो है ही नहीं, तो हमें अराउंड ऑफ देखना पड़ेगा। तो आंसर इसलिए हमारा आ जाएगा 25%।
भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो कौन सी ऐसा क्षेत्र है जिसमें धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो तीनों ही मौसम होते हैं उसके लिए उपयुक्त, मीन्स ये है धान की फसल के लिए। तो वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर आता है? पूरब, ईस्ट की जो ईस्ट इंडिया है उसकी साइड में मेन आता है वो। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सब मेन होते हैं इसमें। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्वेश्चन 26 वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित हुआ है अनुसंधान स्टेशन, उसका नाम है भारती। इससे पहले 2 स्टेशन और स्थापित किए जा चुके हैं, उनका क्या क्या नेम है ये भी देख लेते हैं। तो उनका नेम है, एक का है हमारा गंगोत्री और एक है मैत्री। तो इससे पहले भी 2 स्थापित किए गए हैं, गंगोत्री और मैत्री, और थर्ड है भारती। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो हमें पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से भाग 3 में, पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब इसमें देखना है हमें कि किस किस की समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति का तो देता है लेकिन विश्वास जैसा कुछ नहीं है इसमें। अवसर का देता है लेकिन हैसियत वर्ड का यूज़ नहीं हुआ। केवल विचार और अभिव्यक्ति नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? अवसर और अभिव्यक्ति, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का देता है और अभिव्यक्ति की हमें बोलने की स्वतंत्रता है इस टाइप से जो होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? ये कर सकता है 12 सदस्यों को नामित। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये लिखा गया है आर्टिकल 80A। 80A में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, जो किस किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, जैसे लिटरेचर, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सब से रिलेटेड होते हैं। और यह प्रक्रिया ये भी पूछ लेते हैं ना कि ये जो राष्ट्रपति नामित करता है या कोई भी चीज़ें हमने दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन में से ली हैं, तो ये कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? आयरलैंड के। तो ये चीज़ ली गई है आयरलैंड के, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो भी कोई निजी विधेयक होता है उसकी सूचना अवधि कितनी होती है? तो उसकी होती है 1 माह। तो ये केवल अवधि 1 माह होती है, जबकि जो सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की अवधि होती है उनकी केवल 7 दिन होती है, 7 डेज। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो हमें ये पता है कि अगर कोई इलीगल वर्क करता है तो उसके थ्रू उस पर अभियोग का चलाया जा सकता है। तो किस पर नहीं चलाया जा सकता है ये पूछा है। राष्ट्रपति पर भी चलाया जा सकता है और मुख्य न्यायाधीश पर भी और भारत के उपराष्ट्रपति पर भी, लेकिन जो राज्य का राज्यपाल है उसको अभियोग चलाकर नहीं हटाया जा सकता है। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो मतलब किसके अंडर में काम करता है? हमेशा राष्ट्रपति के अंडर में। एक तो ये ओके, और ये याद रखना है कि वो अभियोग चलाने का प्रावधान राज्य के राज्यपाल पे नहीं है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। अब ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो ग्राम पंचायत तंत्र के जो है 3 स्तर होते हैं। अब ये जो है सबसे पहले बलवंत राय मेहता, उनकी सिफारिश पे भारतीय संविधान के 73rd जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 उसके द्वारा भारत में लागू किया गया था। तो उसमें ग्राम पर 3 थे, एक तो ग्राम सभा थी और एक ब्लॉक स्तर पर थी और एक जिला स्तर पर। तो इसमें पूछा है कि ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति। ग्राम पंचायत के जैसे 3 है, तो फर्स्ट तो हो गई हमारी ग्राम सभा, अब ब्लॉक स्तर पे हो जाएगी पंचायत समिति और जिला स्तर पे हो जाएगी जिला समिति बोल सकते हैं, या जिला पंचायत या जिला परिषद भी। ग्राम सभा होगी फर्स्ट वाले पर, ग्राम स्तर पर। भारत के संविधान के कौन से के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो जो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल भी। तो राष्ट्रपति का इसमें आर्टिकल पूछा गया है, राष्ट्रपति का आर्टिकल है 123 और इसी से ही रिलेटेड बस हमें
एक का याद रखना है। अब हमें राष्ट्रपति का याद रह गया, राष्ट्रपति क्योंकि बड़ा होता है, ये सोच के रखना है। राष्ट्रपति की तो पोस्ट बड़ी होती है तो उसका आर्टिकल नंबर भी तो छोटा होगा, 1 2 3। अब राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति के अंडर ही तो काम करता है, तो उसका आर्टिकल नंबर बड़ा होगा, उसका क्या होता है, इन्हीं नंबर से बनेगा, लेकिन 2 1 3। बस 1 और 2 को इधर उधर कर देना है, लेकिन बस 2 नंबर याद रखने हैं, 123 213। अब ये कंफ्यूजन हो कि राष्ट्रपति का कौन सा है, राज्यपाल का कौन सा है, तो राष्ट्रपति बड़ी पोस्ट पर है तो उसका आर्टिकल पहले आएगा, और राज्यपाल राष्ट्रपति से नीचे है तो उसका आर्टिकल नीचे आएगा। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। ये कब से कब तक चली थी? 1980 से 85 तक। ये निवेश मॉडल पर आधारित थे। इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और अगर पूछ लिया जाए निर्धनता उन्मूलन, मतलब गरीबी को कम करने के लिए जो वैसे चलाई गई थी योजना, वो थी 5वीं, लेकिन ये नारा पूछा गया है तो ये थी 6ठी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है बिहार का। अब एक तो होती है जनसंख्या सबसे अधिक, जनसंख्या अगर सबसे अधिक पूछी जाएगी तो वो किसकी आ जाएगी? यूपी की। जनसंख्या अधिक क्या होता है कि 1 किलोमीटर का एरिया है, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा एरिया है, तो उसमें कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। और सिंपल अगर पूरे एरिया में जितनी जनसंख्या जहाँ ज़्यादा रहती है वो होगी उत्तर प्रदेश की। तो ये है कितना, ये भी देख लीजिए, ये है 1106। इसके बाद है पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड पर है केरल। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी, तो जो आसरा योजना थी वो कब लागू की गई थी? 20 अप्रैल 2013 को। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, 2013 को उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक मलिन बस्तियों में कम लागत पर उन्हें मकान उपलब्ध कराने के लिए आसरा, आसरा मतलब किसी को घर देना, तो जो अल्पसंख्यक लोग थे, गरीब लोग थे, उन्हें कम लागत पर उन्हें मकान उपलब्ध कराने की योजना को कहा गया था आसरा योजना। किसी सांख्यिकी का जनक, स्टैटिक्स का जो जनक है, फादर ऑफ स्टैटिक्स किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है R.A. फिशर। इनका पूरा नाम है रोनाल्ड एलिमर फिशर और शॉर्ट फॉर्म में R.A. फिशर। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन कितना भाग होता है ये हमें बताना है। तो ऑक्सीजन का जो इसमें बताना है रेशो में आता है 1:5। अब ये कैसे आता है 1:5? क्योंकि हमने ये देखा है कि हमें 20.93% होती है, तो लगभग में हमें देना होगा आंसर। तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 20 को एग्जैक्ट नहीं ले सकते ना, इसमें 21 लेंगे तो भी पॉइंट में करके आएगा, तो इस वजह से रेशो जो ले लेते हैं वो आ जाएगा 1:5। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन था पादप संरक्षण, मतलब पेड़ पौधों की पर्यावरण की रक्षा के लिए जो था वो था चिपको आंदोलन। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने जो वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इसको शुरू किया था। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश को बोलते हैं हिंदी में उड़न राख। इसमें जो ऐश होती है, राख होते हैं, उसके छोटे छोटे कण होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों से निर्मित होती है कि जो भी चीज़ें जलेंगी। तो इसमें यही पूछा है कि ये क्या होती है, तो ये जो ऐश के छोटे छोटे, राख के जो छोटे छोटे कण होते हैं ये होते हैं। और इसमें होते क्या क्या चीज़ें? एक तो सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2 और CaO। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघर और हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो ये हमें बताना है कौन से राज्य ने की है, तो ये की है हरियाणा ने। ये 2015 में उल्टा स्टार्ट की थी, ये अभी की नहीं है, जिसमें चिड़ियाघर और हिरण उद्यान के में जंगली जानवर के अधिग्रहण के लिए योजना शुरू की गई थी। तो ये स्टेट आ जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है विसर्पी घर्षण होता है, तो जो विसर्पी घर्षण होता है वो क्या होता है? जो सीमित नॉर्मल जो फ्रिक्शन होता है उससे थोड़ा कम होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी कि विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। घर्षण क्या होता है कि जो कोई दो तलों के बीच में लगने वाला जो गति होती है, जो किसी चीज़ का विरोध करती है,
तो वो होता है घर्षण बल। भारी पानी की खोज, जो हैवी वाटर है उसकी खोज किसने की थी? ये की थी यूरे ने 1931 में इनकी खोज की थी। और जो भारत में पहला भारी जल संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1962 में पंजाब में। और भारी पानी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? D2O मीन्स ड्यूटीरियम ऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो जो हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से मीन्स आर्टिफिशियल अगर रूप से उन्हें पका रहे हैं तो गैस यूज की जाती है एसिटिलीन। एसिटिलीन भी लिख सकते हैं इसको या एथिलीन भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होगा इसका? C2H2। इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो नमी से प्रतिक्रिया कर लेता है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaCO2, जब वो H2O से रिएक्शन करता है तब हमारा बनता है C2H2 और CaOH का होल ट्वाइस ये अलग हो जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका। तो जो पानी को शुद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है वो सबसे मेन जो है वो क्या किया जाता है? क्लोरीन गैस यूज़ की जाती है। तो उसी को बोलेंगे क्लोरीनीकरण, या तो क्लोरीन गैस आ सकता है। अगर इसमें ऑप्शन दूसरा होता कि क्या यूज़ किया जाता है तो ये आ सकता था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो जो कैथ लैब होती है वो किससे रिलेटेड होती है? कार्डियोलॉजी विभाग से। कार्डियोलॉजी विभाग में क्या होता है? जो भी हृदय से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। यदि पुस्तक का संबंध दे रखा है, ये एनालॉजी से पुस्तक का संबंध है लेखक मीन्स पुस्तक को लेखक लिखता है तो गीत को कौन लिखेगा? तो गीत जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? पुस्तक लिखी जाती है लेखक द्वारा, तो गीत क्या है? गाया जाता है। तो वो किसके द्वारा गाया जाता है? गीतकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। एक कूट भाषा में टेबल को लिखा गया है वेदनी और चेयर को लिखा गया है EGEOT। तो बेंच को किस टाइप से लिखा जाएगा? तो पहले हमें टेबल का देखना होगा कि ये किस टाइप से इसका रिलेशन है। तो यहाँ टेबल लिख ली हमने, फिर है VEDNI। तो इसमें बिल्कुल अलग टाइप का लॉजिक है। हमें क्या करना है कि एक तो वॉवेल्स को देखना है और एक कॉन्सोनेंट को देखना है। तो वॉवेल में पहले देख लेते हैं। वॉवेल में क्या करना होगा? हमें नेक्स्ट वाला वॉवेल लिख देंगे, उसका जो नेक्स्ट वाला जो भी वॉवेल होगा वो लिख देंगे। तो वॉवेल इसमें कौन कौन सा? ए और ई। तो ए के बाद ई आता है वॉवेल में, ई के बाद आई आता है। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या करेंगे? +2। टी के बाद हम +2 करेंगे वी आ जाएगा, फिर वी के बाद +2 करेंगे तो डी, एल के बाद +2 करेंगे एन। इसी टाइप से हमारा चेयर में होगा। तो चेयर में भी हम देख लेते हैं ये बैठ रहा है या नहीं। EGEOT। तो एक तो वॉवेल्स ए है, ई आ गया, आई के बाद ओ आ गया, ये दोनों हो गए। सी के बाद +2 करेंगे, फिर एच के बाद +2, फिर आर के बाद +2। अब हमें क्या करना है? बेंच को लिख लेते हैं। तो बेंच में एक तो वॉवेल देख लीजिए, वॉवेल केवल ई दे रखा है। ई के बाद हमारा कौन सा वॉवेल आएगा? आई। तो आई ए और सी में है तो बी और डी तो हमने कर दिए कट। इसके बाद हम देखते हैं बी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। तो दोनों में डी है। ई के बाद वॉवेल नेक्स्ट आई, एन के बाद हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? पी। फिर सी के बाद हम जब +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ई। और फिर एच के बाद जब हम +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये जे। इसमें ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक दे दिए गए हैं। तो शायद ये हो सकता है कि एक ऑप्शन में आई हो और एक में जे हो। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ए और सी। दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। तो दिल्ली के लिए हर एक 35 मिनट बाद बस निकलती है। पूछताछ अधिकारी से एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है। तो उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस जो है 9:35 पर जाएगी। तो वो जो सूचना उसने दी थी वो किस टाइम पर दी गई थी? तो ये मैंने क्लॉक वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं। अगर आपको उसका पूरा देखना हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके पूरा क्लॉक वाला चैप्टर भी देख सकते हैं। अब इन्होंने बताया है कि जो आगामी बस है वो कब छूटेगी? 9:35 पर। ठीक है, मतलब 35 मिनट का अंतराल है हर एक बस को छूटने में। तो इससे पहले वाली जो बस है वो कितने बजे छूटी होगी? 35 मिनट पहले।
मतलब 9 बजे जो है इससे पहले बस छूट चुकी है। और जब उन्होंने ये कहा था कि 10 मिनट पहले अभी छूटी है, तो इसमें मतलब हमें 10 मिनट ऐड कर देनी है। तो इसका मतलब कितने बजे उसे पता चली थी? ये 9:10, क्योंकि 9:10 पर उन्होंने यही तो कहा होगा, 9 बजे निकली थी, तो 10 मिनट पहले निकल चुकी है। हमें सिंपली यही करना है इन वाले क्वेश्चंस में। जो हमें लास्ट वाली दे रखी है उसमें से पहले तो अंतराल को घटा देंगे, फिर देख लेंगे कि उन्होंने कितने मिनट पहले बताया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कथन के बाद कार्यवाही के 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। कथन की बातों को हमें सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कौन से पालन करते हैं कौन से नहीं। तो इसमें दिया गया है, विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और पहचान पत्र हैं। ठीक है, विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे हैं और क्या है? पहचान पत्र है। कार्यवाही का क्रम, अब क्या करना चाहिए? उसे अरेंज करना है कि उसको किस टाइप से है। तो पर्स को थाने में जमा करें। अब वो उसे पैसे और वो मिले हैं तो उसको वो जमा करना चाहिए। सेकंड है, पैसे ले ले और ध्यान से पर्स को वहीं रखे जहाँ था। मतलब ये है कि पैसे को तो निकाल ले, उसमें से पर्स को रख दे। तो ये तो भैया करना ही नहीं चाहिए उसको। फर्स्ट वाला तो ठीक था कि थाने में जमा करना चाहिए उसको। फिर है, कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग करके उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। ये भी हो सकता है कि एक तो ये है कि उसे मतलब थाने में जमा कर देगा पर्स को, और ये भी कर सकता है कि जो पहचान पत्र दिया गया है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है कि फ़ोन नंबर वगैरह होता है आधार कार्ड पे, तो वो फ़ोन करके उस इंसान को भी बता सकता है। लेकिन सेकंड तो बिल्कुल ही गलत है कि पैसे ले ले और पर्स को वहीं रख दे। तो हमारा सेकंड कट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड ठीक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, जहाँ भी सेकंड है वैसे तो हमें वही कट कर देना है, तो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड का पालन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अब हमारे बस इसके 3 सेट्स और बचे हैं, तो वो हम जल्दी से ही कंप्लीट कर लेंगे। और जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है ना, वो भी आप देख लिया कीजिए, ताकि ना आपको एग्ज़ाम में याद रह जाए, तो वो इजीली फिर आप कर सकते हैं। थैंक यू।